हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने जो चीजें देखी इसको एक बार आप देख लीजिए। अपन ने देखा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। इट इज द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसी। इसको एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट देखिए, देयर आर टू टाइप्स। एक फ्लेक्सिबल होता है, एक फिक्स्ड होता है। फ्लेक्सिबल वो रहता है जो किस पे डिपेंडेंट रहता है, मार्केट फोर्सेस पे रहता है, दैट इज द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। तो जहां पर भी आपके सप्लाई और डिमांड फोर्सेस मीट होंगे वहां पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट से यू विल गेट द फॉरेन एक्सचेंज रेट एज वेल एज द फॉरेन एक्सचेंज क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी उस रेट पर आपको अवेलेबल है। अब यहाँ पर दो केस सिनेरियोज होते हैं। यहाँ पर आपको बताया था चार केस होते हैं बेसिकली। आपका या तो इंक्रीज इन डिमांड होगा या डिक्रीज इन डिमांड होगा। दूसरा केस, दूसरा पार्ट बोलूंगा मैं, एक इंक्रीज इन सप्लाई होगा या डिक्रीज इन सप्लाई। तो टोटल चार सिचुएशन लेकिन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड का बढ़ना घटना और सप्लाई का बढ़ना घटना। लॉजिकली मैंने इनको बताया था, ये आपका डिमांड, ये आपका सप्लाई। 10 यूनिट की डिमांड, 10 यूनिट की सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी की उतनी है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी की उतनी है, तो प्रेशर आ जाएगा कस्टमर्स पर, प्राइसेस ज्यादा हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगा। अगर फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ता है, फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होती है, तो अपनी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। फर्स्ट कंसेप्ट इज क्लियर। सेकंड, ये रहा आपका डिमांड, ये रहा आपका सप्लाई। 10 यूनिट की डिमांड, 10 यूनिट की सप्लाई। डिमांड कम हो गई 5 यूनिट पर, सप्लाई अभी भी 10 यूनिट पर है, डिमांड कम हो गई है 5 यूनिट पर। तो क्या होगा, अभी प्रेशर किस पर है, सप्लायर पर है। तो क्या होगा, वो अपने रेट कम करेगा ताकि वो क्वांटिटी को बेच पाए। रेट कम हो जाएंगे। अब रेट कम होने से क्या होगा, फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, अपनी करेंसी एप्रिशिएट करेगी। थर्ड केस, डिमांड सप्लाई। डिमांड 10 यूनिट, सप्लाई 10 यूनिट। सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है 10 यूनिट से, सप्लाई कितने से, सॉरी 10 यूनिट से बढ़ जाती है, तो 10 + 10 20 हो गई। डिमांड अभी भी 10 यूनिट की है। वापस से प्रेशर किसके ऊपर है, सप्लायर के ऊपर है। प्रेशर सप्लायर के ऊपर है, वो प्राइसेस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ताकि वो क्वांटिटी को बेच पाए। तो आपका जो रेट हो जाएगा वो डेप्रिसिएट हो जाएगा फॉरेन करेंसी का, और डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। चौथा केस, डिमांड सप्लाई 10 यूनिट, 10 यूनिट, सप्लाई कम हो गई 5 यूनिट पर, डिमांड अभी भी 10 यूनिट की है, प्रेशर कस्टमर्स पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे कस्टमर्स, ये 5 यूनिट को खरीदने के लिए रेट ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ जाएगा, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट करेगी और अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। चार केसेस मैंने बैक टू बैक बताया। फिर यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे थे कि व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड व्हेन द प्राइस राइजेस। प्राइस बढ़ने के बाद, sorry, why demand for the foreign currency falls when the price rises। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, उसका सिंपल सा रीजन है, आपके इंपोर्ट्स है वो भी कम हो जाएंगे, आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव हो जाएगा, और होल्डिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। इसके डिटेल मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया, आप उसको देख सकते हैं। फिर यही क्वेश्चन आपका सप्लाई के साथ, व्हाई सप्लाई फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस विद द राइज इन द प्राइसेस। इट इज बिकॉज कि आपका एफडीआई इंक्रीज हो जाएगा, आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, आपके डायरेक्ट परचेसेस इंक्रीज हो जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट्स इन द डोमेस्टिक कंट्री आपका बढ़ जाएगा, और रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड आपके इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ तक अपन ने बात करी। फिर दूसरा रेट था आपका जिसको बोलते थे फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको बोला जाता है पेक्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। एक मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पेक्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। चार ऑप्शन दे देंगे आपको, फिक्स रेट, फ्लेक्सिबल रेट और एक्सवाइजेड। आपको दो और ऑप्शन मिल सकते हैं, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। एक बात याद रखना, हर बार आपको एमसीक्यूज नहीं देंगे, हो सकता है आपको डायरेक्टली पूछ दे व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पेक्ड एक्सचेंज रेट। तो आपको याद रखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि भैया ऑड वन आउट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा एमसीक्यूज में। यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स। अपन 12th में आ चुके, वी हैव टू बी सिंसियर रिलेटेड टू आवर कंटेंट आल्सो। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आपके बुक्स के अंदर फुल डिटेल के अंदर कंटेंट है, मेरे नोट्स के अंदर आपके जो कंटेंट है वो पूरे कीवर्ड्स हैं। ये चीज आपके आंसर में तो होना ही चाहिए, इसके अलावा आप ऐड करते हो, दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू गाइस। सो मेरे नोट्स के अंदर की अगर आप चीजें मिस करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। समझ में आया? चलिए, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो डिलिबरेटली गवर्नमेंट सेट करता है। ये इक्विलिब्रियम से ऊपर भी कर सकता है, इक्विलिब्रियम से नीचे भी करता है। अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर कर रहा है तो वहां से मैंने एक लाइन स्ट्रेच करी थी, सबसे पहले वो हिट करा था मेरे डिमांड कर्व पर, और फिर हिट करा था सप्लाई कर्व पर। ये केस था आपके एक्सेस सप्लाई का। एक्सेस सप्लाई गवर्नमेंट को एब्जॉर्ब कैसे करनी पड़ेगी, बाय द कैसे करेगी गवर्नमेंट, पॉज करके सोचो। अगर मार्केट के अंदर एक्सेस सप्लाई है तो गवर्नमेंट उसको परचेज कर लेगी इंटरनेशनल मनी मार्केट से। सेकेंड केस के अंदर मैंने बताया था कि वो लोअर सेट करता है। फर्स्ट केस के अंदर क्या हो रहा है, वो अपनी करेंसी को रिवैल्यू करेगी, डिवैल्यू, पॉज करो, सोचो, आंसर करो। आंसर इज
वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहा है। सेकंड केस के अंदर जब वो लोअर सेट कर रहा है, वो अपनी करेंसी को रीवैल्यू कर रहा है। वहां से मैंने परपेंडिकुलर स्ट्रेच करा, पहले सप्लाई कर्व पे हिट करा, फिर वो हिट किस पे करा, डिमांड कर्व पर हिट करा। इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो उस डिमांड को कैसे फुलफिल करेगा अपना गवर्नमेंट? वो क्या करेगा, आरबीआई को बोलेगा कि भैया आप अपने रिजर्व्स रिलीज करो, सप्लाई को बढ़ा दो ताकि वो डिमांड को मीट हो जाए और आपका नया इक्विलिब्रियम लोअर साइड पर सेट हो जाए। फिर मैंने पूछा था कि ऐसी करेंसीज व्हाई द लेस डेवलप्ड कंट्रीज डीवैल्यू देयर करेंसी। उसका आंसर था वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है ताकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आए और उस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को वो इंपोर्ट्स के लिए यूटिलाइज कर पाए और उनके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट भी आता रहे। ये इस रीजन से, मेन मोटिव से क्या करती है, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है। फिर एक कंसेप्ट पढ़ा था अपन ने मैनेज फ्लोटिंग का। मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबल रेट ऑफ सिस्टम चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इंटरवेंशन करता है ताकि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो बियॉन्ड द डिजायर्ड लिमिट्स ना चले जाए। यहाँ पर मैंने एक साइन भी लगाया, तेरा भाई संभाल लेगा। यहाँ पर भाई आपका आरबीआई है। आरबीआई क्या कर रहा है, यहाँ पर परचेज और सेल कर रहा है फॉरेन सिक्योरिटीज को, सो दैट द एक्सचेंज रेट डज नॉट गो बियॉन्ड द डिजायर्ड लिमिट्स। ये आपको मैनेज फ्लोटिंग का कंसेप्ट था। फिर मैंने दो कंसेप्ट पढ़े थे आपके, गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, एंड ब्रेटन वुड सिस्टम या फिर एडजस्टेबल पैक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। दोनों के अंदर आसान सी बात थी, किसी एक चीज को बेस बनाया गया। गोल्ड सिस्टम के अंदर गोल्ड को बेस बनाया गया और ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर आपके डॉलर को बेस बनाया गया और उसकी प्राइस फिक्स कर दी गोल्ड के साथ और बाकी करेंसीज को लिंक कर दिया गया यूएसडी के साथ। ये दोनों सिस्टम अबेंडेंट हो चुके हैं। ब्रेटन वुड 1977 के अंदर अबेंडेंट हुआ था। इसके अंदर आईएमएफ का फॉर्मेशन आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईएमएफ वाज फॉर्म इन द 1945, 27 दिसंबर 1945। ये दोनों सिस्टम बंद हो चुके हैं। अब जो चलता है वो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ सिस्टम चलता है। फिर इसके बाद अब जो आज का टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई क्यों करी जाती है? व्हाई इज फॉरेन करेंसी डिमांडेड, व्हाई इज द फॉरेन करेंसी सप्लाइड? ये सवाल आपसे पूछता है तो आपको इस पे आंसर देना है। ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन है आपके बुक्स के अंदर। मैंने इसको एक चार्ट के अंदर समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसको ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कि भैया व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज या व्हाई इज द फॉरेन करेंसी डिमांडेड। इसका बेसिक आंसर ये है कि भैया आप लॉजिकली बिना उधर देखे ये सोचो कि क्यों डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी। सर पेमेंट करना होगा इसलिए डिमांड करते हैं, तो पेमेंट क्यों करना होगा? आपने कुछ इंपोर्ट करा होगा, आपको कुछ पैसा बाहर भिजवाने मतलब ग्रांट या डोनेशन कुछ करना है, आपने कुछ लोन ले रखा होगा तो उस लोन का रीपेमेंट करना है, आपको बाहर जा करके इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को बाहर जा करके मेडिकल एजुकेशन या टूरिज्म का फायदा उठाना है। अरे मैं यूएसए घूमने गया और वहां पर मैं घूम करके रुपया थोड़ी खर्च करूंगा, वहां पर मुझे यूएस डॉलर परचेज करना पड़ेगा। और हो सकता है मैंने कुछ प्रॉपर्टी बाहर ले रखी हो, उस प्रॉपर्टीज सॉरी हाँ, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बाहर ले रखी है, उन प्रॉपर्टीज से पैसा आएगा भी और पैसा लगेगा भी। उन प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा मुझे किसी को देना पड़ रहा हो या मेंटेनेंस के लिए मैं किसी को सैलरी दे रहा हूँ, तो वो एक तरह से मैं सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ जिसका पेमेंट मुझे करना पड़ेगा आउट ऑफ इंडिया। ये किस फॉर्मेट में पेमेंट करूंगा मैं? फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्मेट। लेट्स सी, सारे पॉइंट्स मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। दैट इज द रीपेमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लोन। जितने भी आप लोन लेते हो फॉरेन एक्सचेंज में लेते हो तो उसका रीपेमेंट भी आपको फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में करना पड़ेगा। इफ यू हैव टू इन्वेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको वहां की जिस कंट्री के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां की करेंसी आपको लगेगी। आप कुछ गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको उसके बदले में रीपेमेंट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स करना पड़ेगा। डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड का मतलब ये हो गया कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ तो मुझे वहां की करेंसी लगेगी फॉर द एक्सपेंसेस फॉर डोमेस्टिक ट्रेवल ऑफ दैट कंट्री। मैं अगर वहां पे जाके एजुकेशन ले रहा हूँ तो एजुकेशन के लिए खर्चा लगेगा एज वेल एज द मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। ग्रांट्स एंड डोनेशंस मुझे अगर किसी कंट्री को देने हैं तो अगर मैं उनको रुपया दे देता हूँ तो क्या वो ग्रांट एंड डोनेशन उनके काम के है? बिल्कुल भी नहीं, उनके कोई काम के नहीं है। उनको अगर मैं डॉलर का पेमेंट करता हूँ तो हाँ वो ग्रांट और डोनेशन उनके काम में आएगा। पेमेंट ऑफ इनकम, मैंने वहां पर किसी एम्प्लॉयज को रख रखा है या वहां पे मेरा कुछ काम चल रहा है जिसका मुझे पेमेंट यहाँ से करना पड़ रहा है, तो वो भी मेरा डॉलर के फॉर्म में होगा या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होगा। लास्ट इज स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सचेंज रेट में मैंने डॉलर खरीदा 70 रुपए में और उसको बेच दिया 75 रुपीज में, तो मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेक्युलेशन के लिए रहा हूँ। मेरे को डॉलर से ज्यादा कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मेरे 5 रुपए के फायदे से मतलब है जो मैं गेन कर रहा हूँ 70 रुपए के डॉलर को खरीद के और 75 रुपए में उसको बेच करके। दैट इज नोन एज स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। दिस वर द कंपोनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज।
जो मैंने आपके यहाँ पर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के कंपोनेंट्स बताए, जस्ट अपोजिट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई। कि क्यों सप्लाई, अपने पास सप्लाई कहाँ से आ जाती है फॉरेन एक्सचेंज की? तो भैया आपने कुछ लोन लिया होगा तो सप्लाई मिल जाएगी। ऊपर देखो रिपेमेंट था, यहाँ पर आपने लोन लिया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब बाहर वाले आकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, जिसको FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा गया। एक्सपोर्ट्स मतलब अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अपन को पेमेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ USD और द अदर करेंसीज, यूजुअली USD के अंदर ही होता है। डायरेक्ट परचेजेस बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कोई फॉरेनर आकर के यहाँ पे टूरिज्म ताजमहल घूमने के लिए आया तो यहाँ पर जो खर्चा करेगा वो डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड हो गया। एज वेल एज अगर कोई फॉरेनर आके यहाँ पे एजुकेशन लेता है, जो कि रेयर चांसेस है, बट अगर ले रहा है और यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर ले रहा है तो उसका पेमेंट भी आपके डायरेक्ट परचेज अब्रॉड के अंदर आ जाएगा। फिर बात करते हैं रिलेटेड टू द ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बाहर से कोई डोनेशन दे रहा है तो वो अगर कोई इनकम रिसीट्स हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज है जो यूएसए वाली कंपनी के लिए वर्क करते हैं, तो यूएसए वाली कंपनी यहाँ पर जब पेमेंट करेगी तो आपको सप्लाई मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज का। एंड लास्ट इज द रेमिटेंसेस बाय नॉन रेसिडेंट अगर कोई अपने भाई बंधु बाहर रह रहे हैं या कोई ऐसा पहचान का व्यक्ति यहाँ पर आपको पैसा भिजवा रहा है, रेमिटेंस करवा रहा है टू देयर फैमिली इन इंडिया, तो वो एक तरह से क्या हो गया, आपको डॉलर के फॉर्म में पेमेंट करेगा और यहाँ पर वो कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रुपीज। तो यहाँ से आपको इतने सोर्सेज से आपको क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज का आपको डिमांड एज वेल एज सप्लाई देखने को मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हैज कम टू एन एंड। लास्ट टॉपिक इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको अपन इंटरनेशनल मनी मार्केट भी बोलते हैं। क्या होता है ये मार्केट, पढ़ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट refers to the market for national currencies of different countries in the world। मतलब इस मार्केट के अंदर सारी नेशनल करेंसीज का ट्रेडिंग होता है। इट इज द मार्केट फॉर द नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये मार्केट के क्या क्या फंक्शन है, तो भैया इसके HTC फंक्शन, HTC एक मोबाइल आया करता था, तो HTC से आपको याद रखना है इसके 3 फंक्शन है। हेजिंग, H से हेजिंग, T से ट्रांसफर, C से क्रेडिट। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को खत्म करना। इस मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिसमें एक स्पॉट आपका मार्केट होता है और एक आपका फॉरवर्ड मार्केट होता है। तो बेसिकली ये स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट्स क्या करते हैं, स्पॉट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, अभी का ट्रांजैक्शन अभी के समय पे, दैट इज द स्पॉट मार्केट। लेकिन अगर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन की मैं बात करूं तो ये फ्यूचर का ट्रांजैक्शन आज तय करता है कि आज किस रेट पर किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक डॉलर खरीदा हुआ था, अब मैं उसको बेचने गया मार्केट के अंदर, तो मार्केट वालों ने मुझे कहा कि अभी जो रेट चल रहा है डॉलर का वो 70 रुपए चल रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बोला ये लो डॉलर और मुझे 70 रुपीज पे करो, तो ये स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आज डॉलर नहीं बेचना, मैंने बोला यार मैं डॉलर को बेचूंगा 2 महीने बाद। लेकिन मेरे मन के अंदर ये डर जरूर है कि यार हो सकता है कि डॉलर के जो अभी प्राइसेस चल रहे हैं वो 70 रुपए चल रहे हैं, फ्यूचर में जा करके मुझे 50 रुपए भी ना मिले, ऐसा मुझे डर लग रहा है कि मुझे रिस्क है कि मेरा रुपया कम मिलेगा मुझे डॉलर के बदले में। तो मैं क्या करूंगा, मैं उन मार्केट से पूछूंगा कि ये तो स्पॉट रेट है, आप मुझे ये बताओ कि 2 महीने बाद जब मैं आऊंगा ये डॉलर बेचने के लिए, उसका रेट आज तय कर लो, उसका रेट क्या कर लो, आज तय कर लो। तो उसने बोला ठीक है, अभी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 70 रुपीज, मैं आपसे 2 महीने बाद प्रॉमिस करता हूँ कि 65 रुपीज के अंदर आपसे डॉलर खरीद दूंगा। तो मैंने सोचा कि यार अभी मुझे डॉलर सेल करना नहीं है ड्यू टू XYZ रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है मेरे पास अभी पेमेंट ही नहीं आ रहा हो, 2 महीने बाद पेमेंट आ रहा हो, लेकिन मुझे डर है कि एक्सचेंज रेट फॉल हो जाए, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट आज करूँ। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट ये करा कि 2 महीने बाद आपको इतने डॉलर सेल करूंगा एट द रेट 65 रुपीज। अब 2 महीने बाद जो भी रेट होता है डॉलर का उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने तो रेट फिक्स कर लिया है ऑलरेडी। इसको बोलते हैं हेजिंग द रिस्क, अपने रिस्क को खत्म करना। पढ़ लेते हैं हेजिंग फंक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क टू वेरिएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी वेरिएशंस होते हैं उस रिस्क से बचना। एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर द फ्यूचर सप्लाईज, आप फ्यूचर के जितने भी सप्लाईज है आप उसके लिए एक्सचेंज रेट को आज लॉक कर रहे हो। हेजिंग मींस अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क of an adverse change in the exchange rate by signing the foreign exchange transaction for the future delivery। आप साइनिंग कर रहे हो foreign exchange transaction for the future delivery। इसमें हो सकता है कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा और आप रिस्क से बच गए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ फायदा होने वाला था और वो फायदा ना हुआ।
देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज, बट मैंने तो अपने रिस्क को खत्म कर लिया, मैंने आज ही रेट तय कर लिया कि भैया हाँ मुझे तो इतने में पड़ेगा, बाकी दुनिया को जितने भी पड़े मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सेकेंड function, that is the transfer function. Transfer function का मतलब ये होता है कि I can exchange my currency with the another currency. I can transfer my currency and get the another currency of any type in this world. Transfer, इसको पढ़ लेते हैं transfer function. Transfer of purchasing power in terms of the foreign exchange. मैं परचेसिंग पावर को क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं इंडिया की चीजें ही परचेज नहीं कर सकता हूँ, बाहर की चीजें भी कर सकता हूँ। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द परचेसिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आई होप समझ में आया आपको ट्रांसफर फंक्शन। लास्ट इज द क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट का मतलब होता है उधार लेना। Provision of credit in terms of foreign exchange for the export and imports of goods and services across different countries of the world. आपको foreign exchange के format में आपको क्या हो सकता है, आपको credit भी मिल सकता है for your exports and imports of goods and services across the globe. ये foreign exchange market के फंक्शंस होते हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। मैंने आपको जैसा बताया ऑपरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक स्पॉट मार्केट ऑपरेशन और एक फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट को करंट मार्केट कहा जाता है। Spot market for the foreign exchange is that market which handles only the spot transaction or the current transaction. एग्जाम्पल मैंने दिया कि टाटा प्रोडक्ट्स को, टाटा प्रोडक्ट्स एक कंपनी है, उसको $20,000 मार्केट में पेमेंट करना है यूएसए की फर्म को। टाटा प्रोडक्ट वांट्स टू पे 20,000 टू फर्म इन द यूएसए। अभी जो स्पॉट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 70 रुपीज पर डॉलर। बोला ठीक है भैया, आप मुझे 70 रुपीज के अंदर $20,000 दे दो। टाटा हैज टू पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 70, दैट इज 14 lakhs एट प्रेजेंट, दैट इज टुडे। समझ में आया कि नहीं आया? ये स्पॉट मार्केट है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भैया ये इन टर्म्स ऑफ द पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पॉट मार्केट जो है वो डेली नेचर का है। रोज के रोज स्पॉट मार्केट के रेट चेंज होते रहते हैं। आई वुड से हर सेकंड चेंज होते हैं, हर मिनट चेंज होते हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, रुपए और डॉलर या रुपए और दूसरी करेंसी का ये रेट चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन योर मार्केट फोर्सेस। कभी किसी की डिमांड ज्यादा तो कभी किसी की सप्लाई ज्यादा। इट डज नॉट ट्रेड, जो आपका स्पॉट मार्केट है, इट डज नॉट ट्रेड इन द फ्यूचर डिलीवरीज। The rate of the exchange rate which is determined in the spot market is known as the spot rate of exchange. Spot rate of exchange is the rate prevailing at the time of transaction. ये आपके spot market की बात हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटेड टू द फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है भैया, मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में ट्रांजेक्शन होने वाला है, उसका रेट मैं आज तय कर रहा हूँ। पढ़ लेते हैं। Forward market for foreign exchange is that market which handles such transaction of foreign exchange that are meant for the future delivery. Such transaction are signed today but are to materialize on some future date. मतलब materialize का मतलब ये हो गया कि वो future date पर mature होंगे। अभी भले ही enter कर दिए गए लेकिन maturity उसकी बाद में आएगी। यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का, उसको इंपोर्ट करना था गुड्स वर्थ $20,000। $20,000 के गुड्स इंपोर्ट करने थे फ्रॉम यूएसए, लेकिन 2 महीने बाद, आज नहीं। लेकिन उसको डर ये था कि भैया ये $20,000 का मैं पेमेंट 2 महीने बाद जो करूंगा उसमें फॉरेन एक्सचेंज से मुझे लॉसेस हो सकता है। अभी जो रेट चल रहा है उसने देखा मार्केट के अंदर, अभी $1 के बदले में 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। लेकिन हाउएवर रिलायंस इंडस्ट्री एंटर्ड इनटू अ फ्यूचर मार्केट ट्रांजेक्शन या फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजेक्शन एट द रेट $1 इक्वल टू 72। उसने अपने रिस्क को खत्म कर दिया। उसने बोला मैं $1 के बदले में 72 रुपीज देने के लिए रेडी हूँ, 2 महीने बाद आप मुझे $20,000 दे देना। Which means Reliance Industries will pay 20,000 multiplied by 70, that is rupees 14,40,000 after 2 months, 2 महीने बाद, on the maturity date of such forward contract. Now after 2 months, whatever the price is the dollar, it is irrelevant for the Reliance Industries. It has already entered into contract at rupees 72 rupees per dollar. I hope it is clear from this. The transactions, जो फ्यूचर मार्केट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये किस वजह से एंटर करे जाते हैं? इस मेजरली 2 कारण से एंटर करे जाते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है कि रिस्क को खत्म करना, और दूसरा ट्रांजेक्शन है हो सकता है कि आपको स्पेक्युलेटिव यहाँ पर गेन हो जाए। सोचो यहाँ पर जो यहाँ पर रेट अभी एग्जांपल लिया था आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आपके डॉलर को करंट मार्केट में स्पॉट रेट जो चल रहा था वो $1 70 रुपए का चल रहा था, और उसने ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर करा जहां पर $1 72 रुपीज के अंदर मिल रहा है। हो सकता है 2 महीने बाद जो रेट चल रहा है वो 75 रुपीज डॉलर चल रहा है। मतलब कायदे से उसको पेमेंट करनी चाहिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 75, उतना पेमेंट उसको करना चाहिए था। मतलब 15 लाख रुपए होगा आई गेस।
उतना पेमेंट उसको 2 महीने बाद करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसने 2 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था 72 रुपीज पे, तो उसको सिर्फ पेमेंट करना पड़ेगा 14,40,000 का, मतलब 60,000 का क्या हो गया है यहाँ पर आपको गेन हो गया है। आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम द एग्जाम्पल। दैट इज द, इसके दो ही मोटिव होते हैं, एक तो रिस्क अवॉइड करना और दूसरा टू मेक द स्पेकुलेटिव गेन्स। फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फॉरवर्ड मार्केट ट्रांजेक्शन? भैया ये सिर्फ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन में एंटर करता है, डज नॉट डील विद द स्पॉट ट्रांजेक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज। इट डिफाइंस द फॉरेन एक्सचेंज रेट एट विच ट्रांजेक्शन आर टू बी ऑनर्ड। ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को आज डिफाइन करता है जहां पर ये फ्यूचर के अंदर ट्रांजेक्शन एंटर होगा। दिस चैप्टर इज क्लियर फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। कुछ की डिफरेंसेस है, ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी है, अपने डिस्कशन से रिलेटेड है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सम की डिफरेंसेस, फर्स्ट इज द एप्रिसिएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन। भैया ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कब होता है? एप्रिसिएशन से फॉल इन एक्सचेंज रेट होता है, दूसरी करेंसी, अपनी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो दूसरी करेंसी डेप्रिशिएट। डेप्रिसिएशन से देयर इज अ राइज इन द एक्सचेंज रेट। अगर एप्रिशिएट हो रहा है तो लेस रुपीज आर नीडेड टू बाय $1, और अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो मोर रुपीज आर नीडेड टू बाय $1। यहाँ पे डॉलर की जगह दूसरी करेंसी भी हो सकती है, एनी फॉरेन करेंसी कैन बी टेकन एज एग्जांपल। एप्रिसिएशन की, इट इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी। या तो आपकी क्या हो गया है, डिमांड डिक्रीज हो गई है, मतलब यहाँ पे मैंने बताया था डिमांड डिक्रीज हो गई है तो प्रेशर किसके ऊपर आ जाएगा, सप्लायर के ऊपर आ जाएगा, वो प्राइसेस कम कर देगा। दूसरा एग्जांपल, ये डिमांड ये सप्लाई, सप्लाई बढ़ जाता है, वापस से प्रेशर सप्लाई के ऊपर है, वो प्राइसेस को कम करेगा। ये आपके इसके केस में था। जस्ट अपोजिट केस यहाँ पर हो जाएगा, इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डिमांड एंड और डिक्रीज इन द सप्लाई। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं कि पहले एक्सचेंज रेट 60 रुपए था, अब फॉल करके वो कितने पे आ गया, 50 पर। यहाँ पर 60 था, अब फॉल करके 70 पर आ गया। दैट इज द डेप्रिसिएशन एज वेल एज एप्रिसिएशन। फिर यहाँ पे डिफरेंसेस दे रखे हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स भैया गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये मार्केट फोर्सेस डिफाइन करते हैं। ये चेंजेस इन इट आर प्लान्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्रू क्या होता है, चेंजेस इन इट आर लिंक्ड टू द चेंजेस इन द मार्केट फोर्सेस। यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस के कारण होते हैं। ये क्या होता है भैया, ये लीड टू डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन होता है, बट इट लीड्स टू फ्लेक्सिबल लीड्स टू एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। यहाँ पर ये क्यों किया जाता है, टू मेंटेन द, ये करते हैं गवर्नमेंट, कैसे करते हैं, टू मेंटेन द फिक्स एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट को एक लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लगता है, यहाँ पर कोई आपको स्टॉक की जरूरत नहीं है क्योंकि सब मार्केट फोर्सेस से चल रहा है। यहाँ पर डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन, सट्टा लगाना, यहाँ पर प्राइसेस अप्स एंड डाउन ज्यादा हो ही नहीं रहे तो स्पेकुलेशन होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पर ज्यादा स्पेकुलेशन हो सकता है क्योंकि प्राइस एंड अप्स एंड डाउन हर सेकंड हर मोमेंट पर चेंज होता रहता है। स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के अंदर भी बताया, स्पॉट मार्केट की करंट ट्रांजेक्शन पे करता है, ये फ्यूचर डिलीवरीज पे करता है। इसको स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इट डज नॉट अलाउज हेजिंग। हेजिंग मैंने बताया था कि रिस्क को खत्म करना। अगर आप स्पॉट में ट्रांजेक्शन एंटर कर रहे हो तो भैया कोई रिस्क ही नहीं है, जो रेट है उसमें मैंने प्राइस डॉलर को परचेज कर लिया। लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर मैं रिस्क को अवॉइड कर रहा हूँ तो वो आपको फॉरवर्ड मार्केट के अंदर पॉसिबल है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। We have completed with another chapter known as foreign exchange rate. We have in our pocket 14 marks. ये unit मैंने YouTube पर already डाल रखी है. So 14 marks you have in your hand. Keep revising by these videos as well as your notes as well as the questions which you have in your textbooks. We will take a surprise test by way of MCQs and another methods which we have to discover. Till then, we have to focus on the minute details which may ask in the exam. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपसे पूछा सकता है कि IMF किस ईयर में फॉर्म हुआ था, तो इतनी माइन्यूट डिटेल्स पर भी आपको फोकस करना है. So that's it for this lecture. Thank you. Bye bye.